गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विजया वैजयंती, असिस्टेंट प्रोफेसर, गंगा सिंह कॉलेज छपरा, राजनीति विज्ञान। आज हम सभी कोरोना महामारी की चपेट में हैं। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन टीचिंग की विशेष रूप से जरूरत पड़ी है, क्योंकि हम सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय से दूर हैं। इस महामारी से शीघ्र निपटने के लिए यह आवश्यक है कि हम सभी लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें, सोशल डिस्टेंस बनाकर रहें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और एक निवेदन, जहां तक हो सके जरूरतमंद लोगों की मदद करें। और अब अपने टॉपिक भारतीय राष्ट्रपति, इंडियन प्रेसिडेंट पर आते हैं। भारतीय शासन व्यवस्था का स्वरूप संसदीय और अध्यक्षात्मक दोनों का ही मिला जुला मिश्रण है, और दोनों ही व्यवस्थाओं के लक्षण भारतीय शासन व्यवस्था में देखने को मिलते हैं। और इसी के अनुरूप यहाँ एक संवैधानिक प्रधान की व्यवस्था की गई है, जिसे हम राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के लिए निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी उम्र 35 वर्ष हो चुकी हो। तीसरा, वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हो। चौथा, वह किसी लाभ के पद पर आसीन न हो। लेकिन संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के पद को लाभ का पद नहीं माना गया है। और यदि कोई सदस्य जो संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य है और राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, तो ऐसी स्थिति में अपना पद ग्रहण करने की तिथि से वह संसद या विधानमंडल की सदस्यता त्याग देगा, क्योंकि उसके पद को लाभ का पद नहीं माना गया है। कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष है। 5 वर्ष के पहले मृत्यु, पद त्याग या महाभियोग के द्वारा उनका पद रिक्त हो सकता है। यदि राष्ट्रपति की 5 वर्ष के पूर्व ही मृत्यु हो जाती है, तो वैसी स्थिति में उनके उत्तराधिकारी के आने तक उपराष्ट्रपति उनके पद और दायित्वों का निर्वहन करते हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा भी राष्ट्रपति अपना पद त्याग कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 61 के द्वारा यदि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उत्क्रमण होता है, तो वैसी स्थिति में अनुच्छेद 61 के अंतर्गत संसद के द्वारा उन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगा के उन्हें पदमुक्त किया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया के लिए यह आवश्यक है कि संसद का एक सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाए और दूसरा सदन उस प्रस्ताव के कारणों की जांच करे, और तत्पश्चात यदि राष्ट्रपति पर लगाया गया आरोप सिद्ध होता है तो राष्ट्रपति पदमुक्त हो जाते हैं। महाभियोग का आरोप लगाए जाने के लिए सदन द्वारा आवश्यक है कि 14 दिन पहले उस आरोप लगाए जाने वाले सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया जाए, महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाए, और तत्पश्चात उस सदन के 2/3 सदस्यों के बहुमत के द्वारा उस प्रस्ताव को पारित किया जाए। तत्पश्चात द्वितीय सदन महाभियोग के कारणों की जांच करेगा। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह स्वयं अपने पक्ष में अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करे, और तत्पश्चात द्वितीय सदन महाभियोग के कारणों की जांच करता है, और राष्ट्रपति पर लगाया गया आरोप यदि सिद्ध होता है तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति को अपना पद रिक्त करना पड़ता है। वेतन, वर्तमान समय में राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है। इसके अलावा राष्ट्रपति को अन्य भत्ते और उन्मुक्तियां संसद द्वारा समय समय पर दी जाती हैं। राष्ट्रपति आजीवन जो है शासकीय निवास स्थान का उपयोग कर सकते हैं। राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों में संसद के द्वारा उनके कार्यकाल में कोई कटौती नहीं की जा सकती। साथ ही राष्ट्रपति का वेतन कर मुक्त होता है। निर्वाचन, भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उनका निर्वाचन
आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें सबसे पहले राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य निकाला जाता है। राज्य विधानसभा के सदस्यों के मतों का मूल्य निकालने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। राज्य की कुल जनसंख्या बटा उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। में 1000 से भाग देते हैं और यदि शेष 500 से अधिक आए तो उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार राज्य विधानसभा के सदस्यों के मतों का मूल्य निकलता है। तत्पश्चात संसद सदस्यों के मतों का मूल्य निर्धारित किया जाता है। जब समस्त राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य निकल जाता है तो संसद सदस्यों के मतों का मूल्य निकालने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। समस्त राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों के मूल्य का योग बटा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के योग। निकालने के बाद एक निर्धारित कोटा निकाला जाता है और उस कोटे के बराबर यदि कोई उम्मीदवार मत प्राप्त कर लेता है तो वह विजयी घोषित किया जाता है। इसे एकल संक्रमणीय इसलिए कहते हैं क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न प्रत्याशी भाग लेते हैं और मतदान के समय मतदाता मतदान पत्र पर प्रत्याशियों के नाम या उनके चुनाव चिन्ह के सामने वरीयता क्रम लिखते जाते हैं। यदि प्रथम मतगणना में सर्वप्रथम अवैध मतपत्रों को छांट दिया जाता है, तत्पश्चात वैध मतपत्रों के मूल्य निकालकर उसमें 2 से भाग देते हैं और उस भागफल में एक जोड़कर कोटा निर्धारित किया जाता है। यदि कोई प्रत्याशी निर्धारित कोटा प्राप्त कर लेता है तो वह विजयी घोषित किया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम मतगणना होती है और प्रथम दौर की मतगणना में यदि प्रथम दौर की मतगणना में किसी भी प्रत्याशी को निर्धारित कोटा के बराबर मत का मूल्य प्राप्त नहीं होता तो जिस प्रत्याशी को सबसे कम प्रथम वरीयता के वोट मिले होते हैं उसे बाहर कर दिया जाता है और उसके द्वितीय वरीयता के मतों को दूसरे प्रत्याशियों में हस्तांतरित कर दिया जाता है और तत्पश्चात कोटा देखा जाता है। यदि तब भी किसी प्रत्याशी को निर्धारित कोटे के बराबर मत प्राप्त नहीं होता तो दूसरे दौर की गणना होती है और उसमें जिस प्रत्याशी को द्वितीय वरीयता के सबसे कम मत मिले होते हैं उन्हें बाहर कर दिया जाता है और उसके तृतीय वरीयता के मतों को दूसरे प्रत्याशी में हस्तांतरित कर दिया जाता है। और तत्पश्चात में यदि किसी प्रत्याशी को निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं होता तो इसके पश्चात मतगणना का दौर तब तक चलता है जब तक कि प्रत्याशी निर्धारित कोटा के बराबर मत प्राप्त नहीं कर लेता और जब कोई प्रत्याशी निर्धारित कोटा के बराबर मत प्राप्त कर लेता है तो वह विजयी घोषित कर दिया जाता है। राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति चूंकि कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रमुख हैं, इसलिए शासन संचालन के क्षेत्र में उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई हैं। उनकी शक्तियों को हम निम्न रूपों में बांट सकते हैं। पहला, कार्यपालिका शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री या उसके मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार करेंगे। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति देश के सामान्य प्रशासन की निगरानी करना, देश के महत्वपूर्ण उच्च पदों पर नियुक्ति जैसे जैसे प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्यों, राज्य के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों,
नियंत्रक महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, महान्यायवादी, राजनयिकों इत्यादि की नियुक्ति करते हैं। चूंकि वह राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही राष्ट्र से संबंधित कोई भी सूचना वह जब चाहे प्रधानमंत्री से मांग सकते हैं। दूसरी शक्ति विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर्स। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग है, इसलिए विधायी क्षेत्र में उन्हें महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई हैं। राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुला सकते हैं, उन्हें भंग कर सकते हैं और लोकसभा को स्थगित कर सकते हैं। साथ ही जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो वैसी स्थिति में अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। उनके द्वारा जारी किया गया अध्यादेश 6 सप्ताह तक प्रभावी होता है। यदि संसद सत्र में आ गई हो तो वह 6 सप्ताह के पूर्व भी इसे समाप्त कर सकती है। राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश उतना ही प्रभावी होता है जितना कि संसद द्वारा पारित किया गया कानून। इसके साथ ही राष्ट्रपति किसी भी राज्य के विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। तीसरी शक्ति वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर। राष्ट्रपति के नाम से ही प्रतिवर्ष बजट पेश किया जाता है। कोई भी वित्त विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही संसद में पेश किया जा सकता है। देश की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का पूर्ण नियंत्रण होता है। अब न्यायिक शक्ति। न्यायिक क्षेत्र में भी राष्ट्रपति को बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। इसके साथ ही अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति अपराधियों के दंड को क्षमा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, किसी अन्य दंड में परिवर्तित कर सकते हैं। मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है। सैन्य शक्ति। चूंकि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, इसलिए सैन्य क्षेत्र में भी उन्हें महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई हैं। राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा और शांति की घोषणा के साथ साथ युद्ध के संचालन का पूर्ण दायित्व उन्हीं का है। इन सभी शक्तियों के साथ साथ ही हमारे संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण शक्ति आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। संविधान के भाग 18 में इन आपातकालीन शक्तियों की चर्चा की गई है। इन्हें आपातकालीन इसलिए कहा गया है कि जब देश में कोई विशेष आकस्मिक स्थिति आ जाए, संकट काल आ जाए, तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति इस स्थिति से निपटकर देश के शासन को आसानी से संचालित कर सके। यद्यपि संविधान में कहीं भी विशेष रूप से इनकी चर्चा नहीं की गई है, फिर भी मुख्य रूप से 3 संकटों का अनुमान लगाकर इन्हें 3 भागों में बांटते हैं। पहला, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न संकट। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग को खतरा है, उसके शांति और व्यवस्था में बाधा आ रही है या आने की आशंका है, और मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसा लिखित प्रतिवेदन देते हैं, तो उसके आधार पर राष्ट्रपति भारत या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत कर सकते हैं। इस घोषणा के प्रभावी होने के लिए आवश्यक है कि 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा सामान्य बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा इसकी स्वीकृति दी जाए। और सदन के सामान्य बहुमत के द्वारा इसके समाप्त भी किया जा सकता है। इस घोषणा का संवैधानिक परिणाम यह होगा कि राष्ट्रपति को
चूंकि वो कार्यपालिका के प्रमुख हैं, इसलिए भारत या उसके किसी भी भाग के लिए वैसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार हो जाएगा जिनका उल्लेख राज्य सूची में है। साथ ही किसी राज्य के कार्यपालिका प्रशासन की निगरानी करना, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है। दूसरी आपातकालीन शक्ति है संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या कहीं से यह सूचना प्राप्त हो जाए कि भारत या उसके किसी भाग का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो वैसी स्थिति में वो संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगा सकते हैं। इस घोषणा के प्रभावी होने के लिए आवश्यक है कि 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा इस पर अपनी स्वीकृति दी जाए। राज्य में राष्ट्रपति शासन तब तक रहेगा जब तक कि चुनाव आयोग यह प्रमाणित न कर दे कि देश या उसके किसी भाग में अभी चुनाव कराने लायक स्थिति नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर इसे अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए समय समय पर संसद द्वारा इसकी स्वीकृति आवश्यक है। इस घोषणा का संवैधानिक प्रभाव यह होगा कि केंद्र सरकार केंद्र सरकार राज्य के प्रशासन को अपने हाथ में ले सकती है। साथ ही अनुच्छेद 19 के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को प्राप्त स्वतंत्रता तथा संवैधानिक उपचारों के अधिकार का अंत किया जा सकता है। इस घोषणा के प्रभाव स्वरूप राज्य विधायिका का निलंबन कर उसकी सारी शक्तियां संसद को प्राप्त हो जाती है और राज्य सरकार के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति किसी भी विषय को राष्ट्रपति के स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। तीसरी आपातकालीन शक्ति है वित्तीय संकट। संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति आ गई है जिसके कारण देश के वित्तीय अस्थायित्व या साख को खतरा है, तो वैसी स्थिति में वे 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इस घोषणा के प्रभावी होने के लिए आवश्यक है कि 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा इस पर अपनी स्वीकृति दी जाए। इस घोषणा के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार राज्य सरकारों को आवश्यक आर्थिक निर्देश दे सकती है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में आवश्यक कटौती की जा सकती है। और राज्य वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति का नियंत्रण हो जाता है। राष्ट्रपति की उपर्युक्त शक्तियों को देखने से यह स्पष्ट है कि शासन संचालन के क्षेत्र में राष्ट्रपति को अत्यंत ही महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई है, क्योंकि वह भारतीय कार्यपालिका के सर्वप्रमुख हैं। लेकिन वास्तव में यदि हम देखें तो इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद हम यह कह सकते हैं कि भारतीय शासन व्यवस्था में भारतीय राष्ट्रपति का स्थान अभूतपूर्व है। धन्यवाद।